गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि पूछना बड़ा जरूरी है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमारे सर पर आकर बैठ चुका है। वो चिल्ला रहा है, सर पर बैठ के चिल्ला रहा है कि हेलो फलाने उठ जा, फलाने उठ जा, मैं बोर्ड एग्जाम हूं, मैं आ चुका हूं, तुम सो रहे हो, मैं आ चुका हूं, उठो। वो आपको उठा रहा है, लेकिन हम है कि सोए पड़े हैं। यदि अभी भी अगर हम नहीं जागे तो एग्जाम में महज 10 दिन और बचे हुए हैं। सोचिए, लगभग 750 दिन से ज्यादा मेरे पास समय मिला था, लेकिन गंवाते 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 अब मेरे पास महज 10 दिन बचा है और अभी भी हम सोए पड़े हैं। तो याद रहे, अभी भी अगर मैं नहीं जागा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो डिग्री सेकंड ईयर की यानी इंटरमीडिएट की आपको मिलने वाली है, अगर इसमें स्कोर आपका अच्छा नहीं आया तो ये जान लीजिए कि आपको पूरा जीवन उसी डिग्री के नाते आपको एम्बैरेस होना पड़ेगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम मेरे सर पर आकर चिल्ला रहा था, उठ जा उठ जा उठ जा, और मैं लेटा पड़ा था, मैं सोया हुआ था और मैंने कोई तैयारी नहीं करी। तो याद रहे साहब, बचे हुए 10 दिनों में आप एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करिए, एक ऐसी प्लानिंग तैयारी करिए कि बोर्ड एग्जाम में जाके फोड़ दीजिए। करना आपको यह है साहब, इस मॉडल पेपर के सीरीज 1 को आपको देखना है, जो कि इससे पहले मैंने अपलोड किया। ये उसी सीरीज का मॉडल पेपर 2 जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, और आप देखेंगे कि मॉडल पेपर सीरीज 2 में कुछ खास बात है। एक इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है, इसमें जो क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, इसमें वो क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं जो लगभग जो 3-4 साल लगातार पूछे गए हैं। क्वेश्चंस रिपीट होता है, यही आपको बताने का उद्देश्य है। क्वेश्चन को ऐड करने का उद्देश्य है, क्वेश्चन रिपीट होता है। इसलिए साहब किसी भी क्वेश्चंस को आप स्किप ना करें, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करें, पेन और पेपर लेके बैठिए, वीडियो को पॉज करके सब नोट डाउन करते जाइए, और वीडियो जब खत्म हो जाए तो उसके बाद लर्न करिए, 2-3 बार उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए। एक बार वीडियो देखने पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को पूरा मुकम्मल शेप, जिसको परफेक्ट शेप कहा जाता है, वो दीजिए। एग्जाम में जाइए और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आइए। रिजल्ट जिस दिन आएगा, शानदार रिजल्ट आएगा, अगर एग्जाम से पहले इतना अगर आप करके जाएं तब। तो आप मुझे बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और उसी तैयारी को थोड़ा सा और शार्प करने के लिए मैं आपको ये मॉडल पेपर दे रहा हूं। और हम लोग शुरू करेंगे अपना आज का दूसरे मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन। और हम सब जानते हैं कि इसमें अलग अलग सेक्शन है। पहला जो क्वेश्चन मिलेगा वो रीडिंग सेक्शन में आता है, और रीडिंग सेक्शन में हमको एक अनसीन पैसेज मिलेगा जो पूरा 15 नंबर का होता है। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि अनसीन पैसेज है। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अनसीन पैसेज को देखने के बाद आप सीधा आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन अचीव, यानी वो कौन कौन सी नेसेसरी थिंग है जो हमें अपने जीवन में सफलता दिलाती है। इसका अनसीन पैसेज में ही आपको आंसर ढूंढना है। तो आइए, अब इसमें हमको ये देख लेना है कौन हमारा मेजर वर्ड है, यानी कौन हमारा प्रिंसिपल वर्ड है। तो इसमें आपको जो प्रिंसिपल वर्ड मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि जो नेसेसरी थिंग्स है वो आपको इसमें जरूर मिलेगा सक्सेस लाइफ में पाने के लिए। आइए आपको अनसीन पैसेज में पहले दिखाते हैं और फिर उसके बाद आंसर दिखाते हैं। तो आपको ढूंढना होगा साहब, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, आप जब इसको सरसरी निगाह से अपने उस मेजर वर्ड को ढूंढेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा अचीव सक्सेस, यानी कि इसी लाइन को मुझे अच्छे से पढ़ना है। हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है इसी लाइन में छिपा हुआ है। अब इस लाइन को मुझे पूरा पढ़ना है कि देयरफॉर द मैन हु वर्क्स हार्ड, यानी एक व्यक्ति जो कठिन मेहनत करता है, with a strong resolution and an unshaken will achieve success and makes his fortune, it is follow। नहीं, ये नहीं है मेरा, हमको आंसर यहीं तक लिखना है और इसी लाइन में हमारा आंसर है। यानी एक व्यक्ति जो अपने जीवन में सफलता पाता है वो कौन कौन सी चीजें जिससे वो सफल होता है। तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, देखिए वर्क हार्ड, स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन एंड 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 अनशेकन विल, यही वो चीजें हैं जिससे व्यक्ति सफल होता है। आंसर आपको कैसे देना है सर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर बनेगा वो लिखेंगे आप कि द नेसेसरी थिंग्स, यानी जरूरी चीजें टू अचीव सक्सेस, सफलता पाने के लिए इन लाइफ जीवन में आर कौन कौन सी सब। एक तो आपके पास एबिलिटी टू वर्क हार्ड होना चाहिए, ऊपर मैंने आपको दिखाया। एक आपने देखा स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन, ये भी आपको ऊपर मिला था, एंड अनशेकन विल, ये 3 मेजर वर्ड आपको उसी लाइन में मिला था, और वही तीनों चीजें जीवन में सफलता पाने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिएगा साहब, हाउ डू फेलियर्स हेल्प अचीव द डिजायर्ड सक्सेस।
कई बार ऐसा होता है कि हम फेल होने के बाद कुछ सीखते हैं और वही जो हम लोग सीखते हैं उसी से कई बार मुझे सफलता मिल जाती है। तो इसमें यही पूछा जा रहा है और इसमें जो आपका मेजर वर्ड है वो है फेलियर्स अचीव द डिजायर्ड सक्सेस, यानी डिजायर्ड सक्सेस आपको अपने अनसीन पैसेज में जरूर मिलेगा। तो आइए आप ढूंढते हैं कि डिजायर्ड सक्सेस कहाँ है भैया। देखिए डिजायर्ड सक्सेस ये आपके पहले पैराग्राफ में है, यहाँ पे देखिए डिजायर्ड सक्सेस। अब ये वाली लाइन हमें अच्छे से पढ़नी है। ये वाली लाइन क्या कह रहा है साहब, ऊपर से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेलियर्स मेक हिम ऑल द मोर डिटरमाइंड एंड ही परसिस्ट इन हिज टास्क टिल ही अटेन द डिजायर्ड सक्सेस। इसके आंसर को मुझे कैसे लिखना है आइए इसको देख लिया जाए साहब। देखिए फेलियर्स मेक एन इंडिविजुअल मोर डिटरमाइंड एंड परसिस्टेंट सच अ पर्सन वुड डू द टास्क टिल ही सी अटेन्स सक्सेस, और यही इसका आंसर है। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा साहब। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हु इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्चून। और भैया कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का अपना एक नसीब होता है और मैं अपने नसीब का खुद निर्माता हूं कि मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहता हूं वो मुझे खुद से करना है। मैं अपने नसीब का, अपने भाग्य का, अपने मुकद्दर का खुद निर्माता हूं और यही क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यानी इस क्वेश्चन में अब आपको जो मिलेगा सर बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्चून, यही आपको अपने अनसीन पैसेज में पहले ढूंढ लेना है। तो आइए देखा जाए ये आपको कहां मिलेगा। देखिए देखिए अ मैन कैन बी द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून बाय सीडिंग ऑफ परसेवरेंस इंडस्ट्री एंड स्ट्रॉन्ग विल। परसेवरेंस इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग विल, और यही आपका क्या होगा साहब आंसर होगा। आंसर को मुझे कैसे देना है यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रिटन वर्क कर लिए ताकि हमारे वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी बनी। अ मैन हु वर्क्स विथ परसेवरेंस इंडस्ट्री एंड स्ट्रॉन्ग विल, और यही ऊपर आपको आंसर में मिला था, इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्चून, और यही आपका आंसर है साहब। आंसर नंबर डी देखिएगा साहब। आंसर नंबर डी कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल इनवाइट मिजरीज इन देयर लाइफ। मिजरीज का मतलब होता है साहब दुख, दुख, परेशानी, मुसीबत। आप अपने जीवन में दुख को आमंत्रित करते हैं कि ये हेलो दुख, फोन करते हैं अपने मुसीबत को, मुसीबत कहाँ हो, जल्दी से मेरे आके गले लग जाओ। ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है जो आलसी व्यक्ति होता है वो दुखों को, परेशानियों को, मुसीबतों को खरीदता है, और जो फ्रैंक व्यक्ति होता है, जो हार्ड वर्क मैन होता है, ये कभी अपने आसपास दुख, मुसीबत, परेशानी को भटकने भी नहीं देता। इसलिए साहब कभी भी यदि आपको आलस लगे तो याद रहे कि आपके जो सपने हैं वो छूट जाएंगे, जो दुख, मुसीबत, परेशानी है वो आपके गले लग जाएगा। वही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर जरा देखिएगा। अब इसका जो आंसर आपको मिलेगा साहब वो आपको ढूंढना है अपने अनसीन पैसेज में। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मैन हु इज लेजी, यानी जो लेजी हो, स्लगिश एंड रिफ्रेन्स फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी इनवाइट्स ट्रबल, परेशानी, मुसीबत एंड सफरिंग इन हिज लाइफ, और अपने पूरे जीवन में वो क्या करता है, दुख, मुसीबत को झेलता है। कौन व्यक्ति, जो आलस टाइप का व्यक्ति होता है। आंसर कैसे देना है साहब, उसी लाइन को मुझे अपने आंसर में लिखना है कि अ मैन हु इज लेजी, स्लगिश एंड हु डज नॉट कंप्लीट हिज ड्यूटी, जो अपनी ड्यूटी को कंप्लीट नहीं करता, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, इनवाइट्स मिजरीज इन हिज लाइफ, यही आपका आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने 4 आपको हल कराए हैं, इस क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 नंबर मिलता है और पूरे आपको टोटल 12 मार्क्स आप यहाँ से मिलेंगे, और ये पूरा का पूरा आप इसको अचीव कर सकते हैं। जो इसके बाद 3 क्वेश्चन मिलेगा वो तीनों क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है। ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग होता है क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन वोकैब बेस्ड होता है, वोकैब बेस्ड होता है, लेकिन ये 12 नंबर लाने के साथ पूरी कोशिश आप करेंगे। अब जरा वोकैब बेस्ड क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज में कोई अंडरलाइन पोर्शन है साहब, वो अंडरलाइन पोर्शन आपको देखना होगा, उसको एक्सप्लेन करना है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि स्टेट
क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, इसी का आंसर आपसे पूछा जाता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को मुसीबत, परेशानी, दुख, खतरे से दूर रखे, ऐसे व्यक्ति को ये लाइन डेडिकेटेड है। आंसर मुझे कैसे लिखना है साहब, ये देख लीजिए जरा सा। देखिए, द फ्रेज स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज मीन्स टू स्टे अवे। स्टे अवे का मतलब दूर रखना, फ्रॉम किससे, एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी भी कठिन परिस्थितियों से दूर रखना ही इस लाइन का मतलब था। यही आपको अपने आंसर में लिखना था। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है साहब, वो पूछा जा रहा है कि राइट द अपोजिट फॉर सक्सेस, और ये अपोजिट, और ऊपर आपने देखा कि फेलियर के बारे में भी कहा गया है। तो ऊपर आपको अनसीन पैसेज में एक शब्द मिलेगा आपको, फेलियर, और यही साहब क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये बिना हम लोग अनसीन पैसेज पे जाए बगैर भी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे कि सक्सेस का जस्ट अपोजिट क्या होता है साहब, फेलियर होता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है मेरा, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड रिजोल्यूशन। याद रहे, जब भी कोई शब्द आपको मिले जिसके लास्ट में TION लगा हो, अगर उसका मुझे एडजेक्टिव फॉर्म बनाना हो तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए TE में। जैसे यहां एक शब्द आपको मिला है रिजोल्यूशन, अगर आप इसी को इसमें कन्वर्ट कर दे, रिजोल्यूशन से रिजोल्यूट में कन्वर्ट कर दे, यही आपका एडजेक्टिव फॉर्म बन जाता है। तो यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है, इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है साहब, वो है क्या, रिजोल्यूट। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे, और याद रहे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये राइटिंग का पार्ट है, और राइटिंग में हमसे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले 1000 दफा मैंने आपको बता चुका है। 2 क्वेश्चन मिलेगा, एक मिलेगा आपको आर्टिकल और दूसरा मिलेगा कोई लेटर और एप्लीकेशन। आर्टिकल मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, आर्टिकल हमको 3 मिलेगा, और उस 3 में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है जो मेरा सबसे ज्यादा, सबसे बेहतरीन तरीके से तैयार हो। ये तीनों आर्टिकल मैं पहले आपको बता दूं कौन कौन से तीनों आर्टिकल इस मॉडल पर मैंने ऐड किए हैं। एक तो मैंने ऐड किया है डाउरी सिस्टम, मतलब दहेज प्रथा के बारे में। एक मैंने साइंस के बारे में लिख रखा है कि साइंस हमारे मैनकाइंड के सर्विस में किस तरह से इसका योगदान है, क्या इसका रोल है। दूसरा म्यूजिक के बारे में कि जो म्यूजिक है वो हार्मनी और बोनमी, जो सोसाइटी में मतलब जो सामंजस्य है, जो भाईचारा है, म्यूजिक उसको कैसे आपस में जोड़ती है, लोगों को कैसे म्यूजिक जोड़ती है एक दूसरे से, इसके बारे में आपको लिखना है। ये 3 आर्टिकल है, और तीनों आर्टिकल को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आज तो दिखावे का जमाना आ गया है, शो ऑफ का जमाना आ गया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक न्यूज सुना कि एक बाप ने अपनी 2 बेटियों की शादी करता है, और वो दोनों बेटियों को फॉर्च्यूनर कार देता है, और बड़े ही धूमधाम से शादी करता है, कई करोड़ रुपए खर्चा करता है, और ये टोटली शो ऑफ है साहब। मैं चाहता हूं, या अगर आप मेरी इस बातों से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। और वो बात ये है साहब कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको इस दहेज प्रथा से दिक्कत है, जो चाहते हैं कि दहेज प्रथा जैसे सामाजिक बुराई समाज से खत्म हो। ऐसे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखे। आइए समझते हैं क्या है डाउरी सिस्टम। कह रहे हैं कि द डाउरी सिस्टम इज ऑफन सीन एज अ सोशल एविल। ये भी है सोशल एविल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये सामाजिक बुराई, कॉजिंग हार्म एंड डिस्ट्रेस। द सिस्टम ऑफ डाउरी सिस्टम स्टार्ट इन एंशियंट टाइम्स। ये प्राचीन समय से इसकी शुरुआत हुई। ड्यूरिंग मैरिज द मनी इज गिवन टू द ग्रूम। धन दिया जाता था लड़के को, सो दैट, ताकि ही कैन टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिज ब्राइड, ताकि वो हमारी बेटी का अच्छे से देखभाल कर सके। वाइल इट में सीम इट अ सिंपल कस्टम, दिखने में तो ये जैसे एक साधारण कोई रीति रिवाज लगता था, इट इज एक्चुअली अ सोशल एविल व्हिच हैज बीन हॉन्टिंग आवर सोसाइटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन वास्तविकता क्या है सर, ये हमारी सोसाइटी को कहीं न कहीं हार्म यानी कि नुकसान पहुंचा रहा था एक लंबे समय से। दिस इज अ सोशल कर्स, ये क्या है साहब, सोशल कर्स है, विच हैज कॉज्ड अनइमेजिनेबल टॉर्चर्स। ये साहब अनइमेजिनेबल टॉर्चर्स का मतलब ये साहब, आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि दहेज की वजह से बेटियों को मारा जाता है,
उन्हें जलाया जाता है, उन्हें सताया जाता है, उनके ऊपर कई प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं इस वजह से कि वो अपनी शादी में दहेज लेकर नहीं आई। और कई बार ऊपर आपने देखा कि जो एक बाप होता है वो अपनी बेटी को इसीलिए दहेज देता है ताकि हमारी बेटिया का वहां पे केयर हो, उससे लोग प्रेम करें, उसे सताए ना, उस पर कोई अत्याचार ना करे, इसीलिए वो अपनी बेटी को दहेज दे देते। लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड बदल चुका है। वही है साहब अनइमेजिनेबल टॉर्चर्स एंड क्राइम। क्राइम भी है, अपराध है। अब अगर मैं किसी को मारूंगा, अगर मैं किसी को बिना वजह एक थप्पड़ भी मार दिया तो ये भी किस में आ गया? क्राइम में आ गया। टुवर्ड्स वीमेन यानी महिलाओं के खिलाफ। देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ डाउरी डेथ्स wherein we hear how the in-laws, husband and family members torture the women, which results in either suicide or in some cases she gets killed by them। और आपने कई बार ऐसा देखा होगा साहब, ऐसा सुना होगा साहब कि उनके परिवार वाले, उनके परिवार के मेंबर, चाहे वो उसका पति हो, चाहे उसका ससुर हो या उसके घर का कोई भी मेंबर हो, उसे दहेज की वजह से मारता है, उसका सुसाइड करता है। या कई बार ऐसा होता है कि बेटी जब अत्याचार सहते सहते जब उसमें सहनशीलता पूरी तरह खत्म हो जाती है, वो अपने आप को खुद मार लेती है। ठीक, यही इसमें बताया गया। और ये दहेज प्रथा में ऐसा होता है साहब, इसलिए दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए। आगे क्या कहा जा रहा है साहब कि मोर ओवर द डाउरी सिस्टम पेव्स द वे फॉर अदर क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन लाइक फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल इनफेंटिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब ये कि आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि बेटियां जब पता चलता है कि पेट में बच्ची पल रही है तो पेट में ही बच्चियों को मार दिया जाता है, उसी का मतलब है फोर्टिसाइड। फीमेल इनफेंटिसाइड, इसका मतलब ये कई बार ऐसा भी होता है कि जब परिवार में कोई बेटी पैदा हो जाती है तो उसे भी पैदा होने के बाद ही मार दिया जाता है। हालांकि आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, लोग अब समझदार हो रहे, जागरूक हो रहे, बेटा हो या बेटी हो लोग अब मार नहीं रहे, ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन हाँ, दहेज प्रथा का प्रचलन जरूर आज समाज में जोरों शोरों से चल रहा है। इस दहेज प्रथा के प्रचलन को साफ खत्म करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रचलन खत्म हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए ताकि मुझे पता चले हाँ आप मेरे बातों से सहमत हैं। डाउरी डेथ, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड यानी हस्बैंड के द्वारा बुरी तरह से व्यवहार किया जाता है एंड हिज रिलेटिव, उनके रिश्तेदारों द्वारा। टुडे अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड एविल बिहाइंड डाउरी, कहते हैं कि दहेज प्रथा के पीछे की जो समस्या है उसे मुझे क्या होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। द इंडियन गवर्नमेंट है रिकॉग्नाइज द डाउरी सिस्टम एज अ पनिशेबल ऑफेंस। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो भी दहेज प्रथा में शामिल लोग हैं, जो भी दहेज प्रथा की वजह से लोगों को सताते हैं, ऐसे लोगों को वो सेलेक्ट करे, ऐसे लोगों का वो चुनाव करे और जो भी इस क्राइम में सस्पेक्ट है, जो भी इस क्राइम में इन्वॉल्व है, उन्हें क्या करे, पनिशमेंट दे। बट इट इज नॉट इनफ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। देयर इज अ नीड टू क्रिएट अवेयरनेस कैंपेन्स इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है साहब, ये लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे और आपके ऊपर है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है साहब, ये पर्याप्त नहीं है कि गवर्नमेंट कोई एक्शन ले, ये मुझे समझना होगा कि भैया दहेज प्रथा के लिए किसी को सताना नहीं है, किसी को मारना नहीं है। ये एक अवेयरनेस कैंपेन किसको चलाना होगा, हम लोगों को चलाना होगा डिफरेंट सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन में ऑफ सोसाइटी, समाज के, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट। और लोगों को क्या करना होगा, अवेयर करना होगा कि भैया दहेज बुरी चीज है, दहेज ना लो ना दो। तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख ही चुके होंगे। मुझे पूरी आशा है कि मेरे सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर इस सोशल कर्स, इस सोशल एविल के अगेंस्ट होंगे। अगर आप चाहते हैं, चाहे आप बेटा हो या बेटी हो, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रचलन खत्म हो और ये प्रचलन खत्म होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखे होंगे साहब। इरेडिकेटिंग द डाउरी प्रैक्टिस विल गिव इक्वल राइट्स टू वीमेन एंड बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस लेवल। अगर साहब दहेज प्रथा पूरी तरह से खत्म हो जाए, वीमेन को उनका राइट मिले, उनको अधिकार मिले, तो वो साहब अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट करेंगी और समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और देश के, समाज के, परिवार के उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करेंगी। कब, जब उन पे ऑपरेशन न किया जाएगा, जब उनको सताया नहीं जाएगा दहेज प्रथा की वजह से। इट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ फैमिली, वही बात जो मैंने कहा, इससे किसका ग्रोथ होगा, फैमिली का ग्रोथ होगा, सोसाइटी का ग्रोथ होगा एंड नेशन, और देश का यानी राष्ट्र का भी प्रोग्रेस होगा।
एंड सूनर द डाउरी बिकम्स अ थिंग ऑफ द पास्ट द बेटर ऑफ आवर सोसाइटी। कहते हैं कि अगर ये ऐसा हुआ तो ये हमारा पास्ट होगा, हम केवल एक समय के बाद सिर्फ याद करेंगे पहले दहेज प्रथा चलती थी, पहले लोग दहेज देते थे, लेते थे, लेकिन इसका कोई प्रभाव अब हमारे फ्यूचर पर, हमारे सोसाइटी पर नहीं पड़ रहा है। तो यही है साहब डाउरी सिस्टम, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा, एक दो बार इसको लर्न करिएगा। ये डाउरी सिस्टम कई बार पूछा गया है और इस बार हो सकता है कि पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद का जो मेरा क्वेश्चन है साहब, कहते हैं कि साइंस मैनकाइंड की सर्विस में इसका क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या साइंस मैनकाइंड की सर्विस में काम कर रही है? तो जरूर काम कर रही है साहब। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देंगे, जब भी हम बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास वो जो मेडिकल सिस्टम है उसको जन्म किसने दिया है? साइंस ने दिया है। कोई भी फील्ड आप उठा के देख लीजिए, उसका डायरेक्ट रिलेशन साइंस से जरूर होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यस, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, और इसी के बारे में साहब आपको लिखना है। आइए मैं आपको दिखा दूं कि इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। साइंस इज द ग्रेटेस्ट सर्वेंट, कह रहा है कि ग्रेटेस्ट सर्वेंट, इसे सबसे महान सेवक कहा गया। किसको? साइंस को। बात सही भी है। ऑफ मैन टुडे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। बात सही है कि हम लोग किसके एज में जी रहे साहब? साइंस की एज में जी रहे साहब। अब देखिए, ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये जो पेन है, ये जो सामने कैमरे लगे हुए हैं, मेरे सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है, सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? कहीं न कहीं इसमें साइंस का एक बड़ा रोल है और ये सब पॉसिबल हुआ है साइंस की वजह से साहब। तो आइए मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं। वी वुड हैव नन ऑफ मॉडर्न कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, साइंस हैज चेंज्ड द वर्ल्ड। साइंस ने पूरी तरह से दुनिया को बदल दिया है। आज हम जो भी आराम की चीजें अपने घर में लगवा रहे हैं, अभी गर्मी आ चुका है, गर्मी में हम देखते हैं कि अपने घरों में मैं कूलर लगाता हूँ, एसी लगाता हूँ, ये सब किसकी देन है साहब? साइंस की देन है। हम अपने जीवन को कंफर्ट बनाते हैं, लग्जरी बनाते हैं, किसकी वजह से? साइंस की वजह से। It has greatly added to human comfort. It has come to the help of man in every sphere of life. Science has made human life comfortable and quite worth living. In winter we have heaters and in summer we have coolers. जो कि मैंने अभी बताया कि जब मुझे ठंडी लगती है तो मैं अपने कमरे में हीटर लगा लेता हूँ ताकि हमारा कमरा गर्म हो। गर्मी आती है तो हम लोग एसी लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं ताकि हमारा कमरा क्या हो? ठंडा हो, हमें कंफर्ट फील हो। रेफ्रिजरेटर्स है, कार्स एंड गैस स्टोव्स हैव ब्रॉट द बेनिफिट्स एंड ब्लेसिंग ऑफ साइंस। ये सब साइंस से क्या है साहब? ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, वरदान है। क्या क्या साहब? रेफ्रिजरेटर मतलब वही फ्रिज जिसमें हम लोग पानी रख के ठंडा करते हैं, पीते हैं। कार्स जिस पे बैठ के हम लोग कहाँ जाते हैं? घूमने जाते हैं। गैस स्टोव, ये सब क्या है साहब? सब ब्लेसिंग ऑफ साइंस है टू ऑल। ट्रेवल हैज Travel has ceased to be any cause of concern nowadays. Gone are the days when people took months to travel in 100 miles. Now you can cover thousands of miles by train, car, aeroplane and reach your destination on the same day in safety and complete comfort. अगर मुझे यहाँ से अगर दिल्ली जाना हो और मेरे पास कोई यातायात की साधन ना हो तो शायद महीनों लग जाए, लेकिन आज हमारे पास ऐसा साधन है साहब कि मैं अगर यहाँ से दिल्ली जाने की सोचूं तो महज मैं कुछ ही घंटे में दिल्ली पहुंच सकता हूं। उसी सेम डे में मैं दिल्ली पहुंच सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइंस है साहब, और साइंस ने इतना ज्यादा अपने आप को प्रमोट कर लिया है कि उसने हमें कार दिया है, ट्रेन दिया है, एरोप्लेन दिया है। हम अपनी फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली कंडीशन के हिसाब से चीजों का चयन करके हम किसी भी लंबे सफर को आसानी से तय कर सकते हैं। किसकी वजह से? साइंस की वजह से साहब। आगे क्या करें? कम्युनिकेशन यानी बातचीत। अब देखिए मोबाइल फोन यहां आ जाएगा। कम्युनिकेशन हैज आल्सो बिकम वेरी इजी। बातचीत करना बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन है। यू कैन टॉक टू एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में कहीं भी किसी से कभी भी हम बात कर सकते हैं, हम तुरंत, थ्रू द टेलीफोन एंड वायरलेस। यू कैन ट्रांसमिट मैसेज टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन नो टाइम। यानी दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, तो बिना समय, बिना देरी के आप पहुंचा सकते हैं। Science has also helped man in the war against illness and disease. Doctors
हैव फाउंड, अभी जो मैंने आपको बताया वही चीज है, मेडिसिन फॉर ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल्स, दे कैन कट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रिमूव द सोर्स ऑफ ट्रबल विदाउट पेन। कहते हैं कि अगर मेरे बॉडी में, बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आज के डेट में डॉक्टर के पास कई सारी मशीनें उपलब्ध हैं और वो उस मशीनों, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस खराब हुए पार्ट को काट के निकाल देता है और इसका जरा सा भी मुझे पेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि साइंस की वजह से। Machines have made labor easy. Now one machine does the work of 1,000 people. पहले क्या होता था, हमारे पास मशीन नहीं होता था तो हमें कोई भी काम करवाने के लिए हजारों वर्कर हायर करने पड़ते थे, और आजकल क्या हो रहा है, हमारे पास मशीन आ गई है तो जो 1000 वर्कर का काम पहले 1000 वर्कर करते थे, अब वो कौन, एक मशीन कर दे रहा है साहब। आगे देखेंगे जरा, आगे क्या कह रहा है कि Science has come to farmers aid through pesticides, fertilizers and tractors which have made farming easy। यानी अब किसान की बात कही गई साहब, किसान के पास भी इतने उचित मात्रा में साधन आज के डेट में उपलब्ध है कि वो अपना फार्मिंग बहुत आसानी से कर रहे हैं और फार्मिंग करना आसान हो गया है। नाउ स्पेस ट्रेवलिंग इज आल्सो पॉसिबल। और भैया स्पेस ट्रेवलिंग की बात कर रहे हैं, मतलब अगर किसी का मन हुआ कि चलो अंतरिक्ष घूम लिया जाए तो वो अंतरिक्ष पे भी बड़ी आसानी से जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव गॉन टू द मून, यानी चंद्रमा पर भी आदमी जा सकता है भैया। दे आर सून गोइंग टू द अदर स्टार्स, देयरफॉर वी कैन इजीली से दैट साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि भैया विज्ञान मैनकाइंड के सर्विस में है, यानी वो हमारे लिए काम कर रही है। कि हाउ कैन म्यूजिक अफेक्ट हार्मनी एंड बोनमी इन द सोसाइटी, यानी एक म्यूजिक कैसे समाज में सामंजस्य, भाईचारा, सौहार्द की भाव, कॉपरेशन का भाव, हेल्प के भाव पैदा करती है। और एक म्यूजिक ये काम कर सकती है क्या? म्यूजिक ये काम कर सकती है? आप मुझे जरा बताइए क्या म्यूजिक ये काम कर सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे जरूर दें कि म्यूजिक का इसमें क्या रोल हो सकता है। आइए देखते हैं साहब म्यूजिक का ये इसमें रोल है। म्यूजिक होल्ड्स द पावर टू इन्फ्लुएंस हार्मनी एंड बोनमी इन सोसाइटी। म्यूजिक इज नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कहा जा रहा है। और अभी तक हम क्या करते थे कि म्यूजिक को सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का साधन मानते थे, लेकिन बताया जा रहा है कि म्यूजिक इज नॉट जस्ट अ सोर्स of entertainment and it also creates connections between individuals. Music is a universal language। क्या कहा जा रहा है साहब? म्यूजिक इज a universal language which is not bound to culture and language. It brings people together through shared experiences, be it a festival, concert or a community gathering. Music creates a sense of belonging and unites people coming from diverse group. Music is said to have emotional healing power. Different genres evoke different feelings from happiness to nostalgia. In times hardship, music कैन सूट आवर सोल एंड माइंड। तो मैं आपको बता दूं कि म्यूजिक हालांकि इस साल के लिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा साहब, हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप ना करें। अब ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आप एक बार अच्छे से देखिएगा और इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा साइड में हो जा रहा हूँ, आप इसको पॉज करिए, इसको पूरा नोट डाउन करिए। ये म्यूजिक के बारे में और बता रहे हैं कि म्यूजिक कैसे हमारे समाज में सौहार्द, सामंजस्य, भाईचारा, हेल्प की भावना पैदा करती है। और इस आर्टिकल को पूरा आप एक बार जरूर लिख लीजिएगा साहब। इसके बाद का जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे साहब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे साहब हम लोग। और देखिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लेटर एप्लीकेशन का ये सेक्शन है, राइटिंग का सेक्शन है, और यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर का होगा और आपको याद रखना है, मैंने तो दोनों हल कराया है, लेकिन एग्जाम में आपको कोई एक ही हल करना है, दोनों हल करके आपको
नहीं आना है, एक ही हल करना है, लेकिन मैंने आपको दोनों हल कराया है। आइए देखते हैं साहब क्या कह रहे हैं भैया। लेटर लिखना है, किसको? एडिटर, यानी किसी न्यूज़पेपर को एडिटर लिखना है। किस बारे में भैया? डिससेटिस्फैक्शन एंड ग्रीफ अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस, इसी के बारे में। ये देखिए मोटी मोटा अनफेयर प्रैक्टिस इन कंपटीशन एग्जामिनेशन पूछा गया है 2 बार, 2022 एंड 24 में ये सवाल 2 बार पूछा गया है। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से साल में आया है। इसलिए साहब आप इसको बहुत ही इंटेंटिवली के साथ एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। और ये सवाल 2 बार पूछा गया, यानी अब इसका जो मोटी मोटा क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य वो ये कि किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लिखना है, किस बात पे लिखना है? अनफेयर प्रैक्टिस पे लिखना है साहब, अनफेयर। हालांकि ऑफलाइन क्लास में अनफेयर प्रैक्टिस को मैंने खूब अच्छे से डिस्कस भी किया है, यहाँ भी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये इसलिए मैंने ऐड किया है क्योंकि ये 2 बार पूछा गया है और 2026 में पूछे जाने की संभावना है। कैसे संभावना है? हालांकि ये उतना एग्जैक्ट एकदम फिट जाके नहीं बैठता, उतना पूरे दावे के साथ ये बात नहीं कही जा सकती है कि जो 22 में पूछा गया वो 24 में पूछा गया, तो क्या वो 26 में भी पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है। ये तो मैं इस सीरीज के बिहाफ पे इसको गेस कर रहा हूँ कि पूछा जा सकता है। अनफेयर प्रैक्टिस क्या है साहब? ये पहले आप जान लें। अनफेयर प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कुछ ऐसी बुरी हरकतें, ऐसी कुछ बुरी चीजें जो आप एग्जामिनेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपटीशन एग्जामिनेशन, या कंपटीशन की जगह हो सकता है कि आपसे एकेडमिक भी पूछा जाए, एकेडमिक एग्जामिनेशन, यानी कोई भी एग्जाम हो, आप उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखने में थोड़ा अनफेयर लगता है। आपने देखा होगा कि एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाता है, ये भी अनफेयर में आता है। आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन पीरियड में जिस हॉल में आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें बाहर से कोई बंदा आता है, किसी खास बच्चे को नकल देके, चिट देके चला जाता है, या उसी क्लासरूम में जो इन्विजिलेटर हैं जो परीक्षा करा रहे हैं वो भी कई बार बच्चों की हेल्प कर देते हैं, या ऐसा भी होता है कि कॉपी चेंज होते हैं या उनकी कॉपी अच्छे से नहीं चेक होती। ये सब अनफेयर प्रैक्टिस में आता है। एग्जामिनेशन पीरियड में यही अनफेयर प्रैक्टिस पर आपको एक लेटर लिखना है। तो आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। ये सेंडर्स एड्रेस है, यानी जो भेजने वाला है उसका पता लिखना होता है। और उसके बाद उसके बाद डेट लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ से द एडिटर से लेके यहाँ तक ये रिसीवर्स एड्रेस है साहब। रिसीवर्स एड्रेस मतलब ये पत्र कौन प्राप्त करेगा, किसको मैं लिख रहा हूँ वो लिखना है। और इसका जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यही फॉर्मेट आपको अपने एग्जाम में भी अप्लाई करना है। इसके बाद सब्जेक्ट आपको लिखना है, और सब्जेक्ट क्या है साहब? कंसर्न रिगार्डिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कंपटीशन एग्जाम। इसी अनफेयर प्रैक्टिस पर आपको लिखना है। इसके बाद ये है सॉल्यूटेशन सर या मैम। अब यहाँ से आपका शुरू होगा मेन बॉडी। एक बार मैं आपको मेन बॉडी पूरा पढ़कर दिखा दे रहा हूँ। अगर आपने इससे पहले ये लेटर नहीं कर रखा है तो ये लेटर इस बार आप जरूर कर लीजिएगा। यहां से लेके यहां तक नीचे तक आपका क्या होगा साहब? मेन बॉडी। इसको हम लोग मेन बॉडी ऑफ लेटर बोलते हैं, मेन बॉडी ऑफ लेटर बोलते हैं। क्या कह रहे हैं साहब? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माय कंसर्न रिगार्डिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कंपटीशन एग्जाम, यानी आपके इस प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के जरिए मैं अपना कंसर्न शो कराना चाहता हूं। किसके बारे में? अनफेयर प्रैक्टिस इन कंपटीशन एग्जाम को लेके। द यूज ऑफ अनफेयर मींस बाय स्टूडेंट्स हैज बिकम वेरी कॉमन, जो कि बहुत कॉमन हो चुका है। कॉपीइंग इन कंपटीशन एग्जामिनेशन गोज ऑन अनचेक। मैंने आपको बताया कि कंपटीशन एग्जाम में कॉपियां नहीं चेक हो रही है, ऐसे ही उनकी कॉपियों के साथ मनमाना किया जा रहा है। नाउ वी हियर दैट पेपर्स गेटिंग लीक, और पेपर भी एग्जाम से पहले ही लीक हो जा रहा है। स्टूडेंट्स फाउंड बीइंग हेल्प बाय इन्विजिलेटर। मैंने वही चीज आपको बताया कि जो एग्जाम में इन्विजिलेटर है, कई बार ऐसा होता है कि इन्विजिलेटर के द्वारा उसको हेल्प दिया जा रहा है। ये सब अनफेयर है। पीपल हु आर अपॉइंटेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स इजिली हेल्प द स्टूडेंट इन देयर ग्रीड फॉर मनी। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे किसी टीचर की ड्यूटी अगर किसी सेंटर पे लगी है
वो पैसों की लालच में आकर क्या कहता है लोगों से, बच्चों से कि तुम मुझे पैसे दो, मेरा उस सेंटर पे ड्यूटी लगा है और मैं तुम्हें क्या दूंगा, हेल्प दूंगा। तो पैसों की लालच में भी आकर लोग ऐसा करते हैं जो कि अनफेयर है। इन डूइंग सो दे फॉरगेट दैट दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड एज वेल एज द नेशन। बहुत बड़ी बात है, कहते हैं कि हम ये करते हुए ये भूल जाते हैं कि मैं किसके साथ खेल रहा हूँ, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा हूँ, अपने राष्ट्र के भविष्य के साथ खेल रहा हूँ, जो कि पूरी तरह अनफेयर है। द स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल इन अटेनिंग हिज हर गोल ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम। मान लीजिए कि अगर किसी की हेल्प लेकर अगर उस एग्जाम में पास भी हो गया, उसको मैंने क्रैक कर लिया, क्लियर कर लिया एग्जाम, बट व्हेन इट कम्स टू यूजिंग द स्किल्स एंड नॉलेज, और अगर मुझे कभी वक्त आ गया, कभी मौका पड़ा अपने नॉलेज या स्किल को यूज करने का, he she becomes practically useless, तो मैं वहां फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो पढ़कर एग्जाम नहीं दिया हूं बल्कि मैं हेल्प लेकर एग्जाम दिया हूं। और जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया चलो इंग्लिश में नरेशन पढ़ाओ, लेटर कैसे लिखा जाता है, क्या है लेटर, क्या एप्लीकेशन, पढ़ाओ, तो वो एकदम यूजलेस हो जाएगा, आप उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हेंस इसलिए we need to make sure to condemn the use of unfair practice in competition exam। इसलिए क्या होना चाहिए, पूरी तरह से कंडेम्ड होना चाहिए, पूरी तरह से इसको अनफेयर प्रैक्टिस जितने भी हमारे एग्जाम में होते हैं वो पूरा पूरा कंडेम्ड होना चाहिए, यानी पूरी तरह से बाहर यानी बहिष्कार करना चाहिए। एंड सेवरली पनिश दोज, और उन्हें पनिशमेंट भी देना चाहिए, हु आर कॉट इन द एक्ट, जो भी इस एक्ट में शामिल हैं उन्हें क्या करना चाहिए, पकड़ना चाहिए और उन्हें पनिशमेंट देना चाहिए। आई होप दैट एवरीवन विल अंडरस्टैंड, मैं आशा करता हूं कि एवरीवन विल अंडरस्टैंड, सभी लोग मेरे कंसर्न को समझेंगे, एंड एक्ट अपॉन इट, यानी सभी मेरे विचार पर कंसर्न करेंगे, विचार करेंगे, एंड एक्ट अपॉन इट, और इस पर क्या लेंगे साहब, एक्शन लेंगे। थैंकिंग यू लिखना है अपने मेन बॉडी के बाद, उसके बाद योर सिंसियरली, और ये योर सिंसियरली के बाद अगर क्वेश्चन में कोई नाम दिया हुआ है तो वो नाम आप लिखेंगे, वरना यहाँ आप ABC या XYZ लिखकर आप छोड़ देंगे, और यही पूरा आपका लेटर है। लेटर में मेन बॉडी ही पढ़ा जाता है, इसलिए साहब मेन बॉडी को इस तरह से एक्सप्रेस करिए कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए आपके मेन बॉडी को पढ़कर। तो अब इसमें दो क्वेश्चन मिलेगा, एक और करके मिलेगा, आइए और पे हम लोग डिस्कस करें। ये जो और करके है ये क्या है साहब, और करके जो आपको मिलेगा साहब वो जरा सा ध्यान से देखिएगा, और ये पूछा गया साहब 2024 में, इसीलिए इसको मैंने ऐड किया है, हो सकता है ये 26 में आपको मिल जाए। राइट अ लेटर, अच्छा दूसरा भी लेटर ही पूछा जा रहा है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इन दोनों में दोनों हो सकता है लेटर मिले, और आजकल दोनों लेटर पूछे जाने का ट्रेंड चल रहा है। लेटर किस बात पे है साहब, टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, यानी आपको लेटर लिखना है, और ये थोड़ा ये जो लेटर है ये इनफॉर्मल में आएगा, ये इनफॉर्मल लेटर है, ऊपर वाला फॉर्मल, नीचे वाला इनफॉर्मल लेटर है। फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि इसका जो फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट क्या होगा। ठीक, ये जो लेटर लिखना है अपने किसी दोस्त को लिखना है, देखिए योर फ्रेंड अपने किसी दोस्त को लिखना है, किस बात के लिए, अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, यानी कि सिस्टर यानी बहन की शादी है, और मैं चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी में, मेरी ये बहन की शादी में तुम अटेंड करो, तुम आओ, और इसी बात पे अपने दोस्त को क्या लिखना है साहब, एक लेटर लिखना है। कैसे लिखना है साहब, वही मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे जो लेटर को लिख रहा है, यानी सेंडर्स एड्रेस लिखना है, 180 चर्च लेन गाजियाबाद यूपी। उसके बाद यहाँ पे हमको डेट लिखना होता है इसके तुरंत बाद। अब इसके बाद डियर सुनील, यानी जो हमारे दोस्त का नाम है, आई एम वेरी ग्लैड टू इनवाइट यू, मुझे आपको निमंत्रण देते हुए, तुम्हें इनवाइट करते हुए बहुत खुशी हो रही है, टू माई एल्डर सिस्टर पूर्वीज मैरिज, मेरी बड़ी सिस्टर जिसका नाम पूर्वी है उसकी शादी में, विच विल टेक प्लेस ऑन 2 जुलाई 20 समथिंग एट माई रेसिडेंस, यानी मेरे घर से ही। ये डेट आप मेंशन कर सकते हैं कि इस डेट को मेरे ही रेसिडेंस पर मेरे बड़े सिस्टर की शादी है, और इस शादी में इनवाइट करते हुए मुझे तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। वी ऑल वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू कम, ये सब खुश हो जाएंगे यदि तुम आते हो, विद योर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, यू हैव टू अटेंड
ऑल द फंक्शन, और सभी फंक्शन को अटेंड करते हो। आजकल तो बहुत सारे फंक्शन के भी ट्रेंड चल रहे हैं साहब। सो कम अ डे बिफोर, एक दिन पहले तुम आते हो द मैरिज, यू विल आल्सो रिसीव द फॉर्मल इनविटेशन कार्ड soon with love and kind regards to your parents, your affectionately XYZ। और ये XYZ कौन है साहब? आप हैं। मतलब आपका मतलब जो लेटर को लिख रहा है, यानी अगर मैं लेटर को लिख रहा हूं, मैं अपने किसी दोस्त को इनवाइट कर रहा हूं, तो ये XYZ नीचे किसका नाम होना चाहिए? XYZ में मेरा नाम होना चाहिए। अगर ये लेटर में पहले से नाम दे रखा है, कई बार ऐसा होगा यू आर रोहित, यू आर सुनील, यू आर रमेश, ऐसा कुछ दे रखा है, तब आप नीचे उस नाम को मेंशन करेंगे। और अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दे रखा है, मेंशन नहीं है, तो आप ABC XYZ लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। गवर्नमेंट बाय 1 पर्सन पूछा जा रहा है कि यानी जब सरकार 1 पर्सन के द्वारा चलाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है साहब पीपल या पब्लिक के द्वारा जब सरकार चलाई जाए, यानी जब सरकार जनता चुने, उसे हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। एनार्की का मतलब होता है कि जहां पे नो गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट, जैसे कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि सरकार में जो व्यक्ति है, साम्राज्य में जो किंग है, उसकी अचानक मृत्यु हो गई, अब वहां पे सरकार कोई नहीं चला रहा है, यानी नो गवर्नमेंट। या इसको कभी कभी हमको ये मिलता है कि एब्सेंट ऑफ किंग या गवर्नमेंट, या डिसऑर्डर, डिसऑर्डर या नो कंट्रोल, नो कंट्रोल की स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं? उसको एनार्की बोलते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब हो गया साहब 1 पर्सन, और क्वेश्चन भी यही पूछा जा रहा है। प्लूटोक्रेसी का मतलब हो गया कोई रिच मैन, रिच मैन, जैसे अभी सरकार अंबानी के हाथ में चली जाए तब क्या कहलाएगा? प्लूटोक्रेसी। सरकार किसी एक व्यक्ति के हाथ में चली जाए, ऑटोक्रेसी। इसका जो सही ऑप्शन होगा साहब वो होगा ऑटोक्रेसी। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है साहब, द फ्रेज सिट ऑफ मीन, ये क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से है और एक फ्रेजल वर्ब है सिट ऑफ, और यही आपसे पूछा जा रहा है साहब सिट ऑफ। पहले इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। टू लीव अ प्लेस, कोई जगह छोड़ देना। टू हेट अ प्लेस, किसी जगह से नफरत करना। टू स्टार्ट टू गो, शुरू करना, मतलब कहीं जाने के लिए शुरू करना, कुछ शुरुआत करना, कुछ करने के लिए शुरू करना। टू बी फोर्स्ड टू गो, मतलब अगर मेरा मन दिल्ली जाने का नहीं है तो मुझे जबरदस्ती धकेला जा रहा है, दिल्ली जाओ जाओ, ये बात कही जा रही है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। सिट ऑफ का मतलब होता है कहीं भी कुछ भी, कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए शुरुआत करना, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा साहब वो होगा टू स्टार्ट टू गो, यानी जाने के लिए, चलने के लिए, कुछ भी करने के लिए उसकी शुरुआत करना ही क्या कहलाता है साहब? सेट ऑफ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ बेन, ये मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में बताया है। ऑप्शन है बोन, कर्स, ब्लेसिंग, रिवॉर्ड। पहले इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सभी बच्चे पहले इसका आंसर बताएं, जो भी बच्चे मेरे वीडियो में आ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इसका आंसर आप दीजिए। आइए, आंसर आप दे चुके होंगे, आंसर आपको देना है। जैसे अगर आपको लगे कि क्वेश्चन नंबर सी का दूसरा सही है तो आप लिख दीजिए सी दूसरा, मैं समझ जाऊंगा कि आप क्वेश्चन नंबर सी का दूसरा आप कहना चाह रहे हैं, तो आंसर जरूर दीजिएगा साहब, इससे मुझे भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी का क्या लेवल है। बेन का मतलब पहले आप समझ लीजिए, बेन का मतलब होता है साहब श्राप देना, श्राप देना, और ये ब्लेस का जस्ट अपोजिट है, ब्लेस का जस्ट यानी ब्लेसिंग का जस्ट अपोजिट है। बून नहीं होगा, कर्स। एक शब्द है कर्स जिसका मतलब होता है श्राप देना, यानी इसका भी मतलब होता है श्राप देना, तो बून का सिनोनिम क्या होगा साहब? कर्स। ब्लेसिंग इसका जस्ट अपोजिट है, रिवॉर्ड इसका जस्ट अपोजिट है, ये बेन का बून इसका जस्ट अपोजिट है। ब्लेसिंग और बून ये दोनों का एक ही मतलब होता है, रिवॉर्ड इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा। एक ऑप्शन मेरा बचा कर्स, और बेन का सिनोनिम होगा कर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही हैज, क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा, ही हैज बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 years, और इसमें कहीं न कहीं एक एरर है, पूछा जा रहा है कि सेंटेंस में एरर आपको फाइंड आउट करना है। बताइए साहब कहां एरर है, यही आपको बताना है साहब, एरर बताइए साहब, एरर फाइंड आउट करिए और कमेंट बॉक्स में पहले अपना आंसर दीजिए। पहले आप अपना आंसर देंगे
फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। आंसर आप दे चुके होंगे, तो आइए इसके आंसर को देखा जाए। ही के साथ हैज बीन लग सकता है, लिविंग भी लग सकता है, इन वाराणसी सिंस या फॉर। इसका मतलब कहीं पे अगर आपको हैज बीन दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें इसी में साहब इसी टेंस में सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। और सिंस या फॉर के में क्या डिफरेंट है, सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, ये आप जान रहे हैं। आइए समझते हैं। सिंस समय से पहले लगता है, फॉर समय से पहले लगता है, और 3 इयर्स इसमें समय दिया हुआ है 3 साल। लेकिन आप जरा मुझे ये बताइए, ये 3 इयर्स निश्चित है या अनिश्चित है? आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि 3 इयर्स, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि सिंस 3 इयर्स ये निश्चित है कि अनिश्चित है, डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। अगर ये डेफिनिट होता तो यहाँ पे डेफिनेटली सिंस लगता, अगर ये अनिश्चित है तो यहाँ पे फॉर लगेगा। और कह रहा है 3 साल, पता नहीं कौन सा 3 साल, ये मुझे पता नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया तो ये टाइम पीरियड अब मुझे पता चल गया। लेकिन अगर टाइम पीरियड नहीं पता चल रहा है, पता नहीं कौन से 3 साल की बात हो रही है, पता नहीं ये 3 साल, ये 3 साल, ये 3 साल, पता नहीं कौन से 3 साल की बात हो रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनिश्चित। और अनिश्चित के साथ भैया सिंस नहीं लगता है, फॉर लगता है। यानी करेक्शन कहाँ था, सिंस में था, सिंस नहीं फॉर लगेगा। आइए देखते हैं। देखिए एक यहाँ पे आंसर तीसरा सिंस है और यही आपका एरर है, यानी सिंस की जगह आपको क्या लगाना था, फॉर लगाना था। एबिलिटी का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। पहले तो आप मुझे बताइए, पहले तो क्वेश्चन नंबर ई का कौन सा ऑप्शन सही है, पहले आप मुझे बताइए। एबिलिटी का अनएबिलिटी, इनएबिलिटी, डिसेबिलिटी, इनकैपेबिलिटी, क्या होगा इसका सही आंसर? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले सवाल है, क्योंकि कई बार हमको लगे कि ये डिसेबल है, एबल का डिसेबल, एबल का डिसेबल, लेकिन ये गलत है साहब। इनकैपेबिलिटी, क्योंकि कैपेबल नहीं पूछा जा रहा है, एबल पूछा जा रहा है, एबल। तो ये तो दो ऑप्शन तो गलत हो गए, ये वाला बचा। इनएबिलिटी, अनएबिलिटी, इन दोनों में से कौन होगा सही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मैं आपको बता दूं साहब, एबिलिटी का जस्ट एंटोनिम होता है इनएबिलिटी, अनएबिलिटी नहीं होता, इनएबिलिटी होता है। और इसीलिए ये सवाल दिया गया था, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज करना है किसी एक को इनडायरेक्ट में, यानी नीचे 2, 1, 2, ये दोनों डायरेक्ट स्पीच के 2 सवाल हैं। दोनों सवाल बेहद आसान है। अभी मैं अगले मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा ऐड करने वाला हूं जो मुझे लगता है कि अगर वो दोनों सवाल आपने हल कर लिया तो नरेशन के कोई ऐसे सवाल आपको नहीं मिलेगा जो आप ना हल कर पाए। ठीक, अभी तो मैं आपको आसान सवाल दे रहा हूं, जरा देखिएगा। पहला सवाल करेक्ट, द टीचर सेड ऑल मेन आर मोर्टल। और सवाल देखने के बाद ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच देखने के बाद आपको तुरंत लग गया होगा ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा साहब यूनिवर्सल फैक्ट है। और यूनिवर्सल फैक्ट में हम लोग किसी भी टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपको पर्सन मिला तो पर्सन में परिवर्तन होगा, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये इसका आंसर बेहद आसान, द टीचर सेड। और भैया यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब ये सेंटेंस हमारा असर्टिव का है। असर्टिव में कनेक्टर जरा आप बता दीजिए जी। तो आप बता चुके होंगे अपने मन में दैट, और उसके बाद लिखना है ऑल मेन आर मॉर्टल। और मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, यानी यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे मैं हूं, आप हो, जो भी बच्चे या व्यक्ति जो भी मेरा वीडियो ये देख रहा होगा, सब मॉर्टल है। और ये सुनकर सोचकर हम थोड़ा सा दुखी भी हो जाते हैं, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे लेकिन आज हैं तो आज जी लें। दूसरा सवाल, रीता सेज आई शैल डू इट। आइए चेंज करें साहब, आई शैल डू इट, ये भी सवाल मेरा असर्टिव सेंटेंस का है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब नहीं चेंज होगा। इसका मतलब रीता सेज, कनेक्टर अभी ऊपर आपने बताया दैट, आई ये मेरा फर्स्ट पर्सन है साहब, और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट चेंज होता है।
फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। रीता, रीता की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं साहब? सी लिख सकते हैं। आगे है सैल, सैल का शुड मैं करता हूं, लेकिन यहाँ आप करेंगे क्या? जरा आप मुझे बताइए कि सैल को हम लोग चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? और अगर नहीं चेंज करेंगे तो क्यों नहीं चेंज करेंगे? कमेंट बॉक्स में साहब बताते रहिए। मैंने आपको एक छोटा सा नियम बताया है टेंस में परिवर्तन का, तभी ये परिवर्तन होगा जब रिपोर्टिव वर्ब पास्ट टेंस में हो। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस में परिवर्तन कभी नहीं होगा। और ध्यान से आप देखिए, ये रीता सेज है, वर्ब में एस या एस लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट करता है किसको? प्रेजेंट को प्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये सैल का सैल ही रहेगा, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए ये सवाल दिया गया था, डू इट और आगे फुल स्टॉप, यही इसका आंसर था। आंसर बेहद आसान था। कितने, मुझे बताएं, ये दोनों सवाल कितने बच्चे हल कर लिए? जो भी बच्चे बिना गलत किए इसको हल किए कमेंट बॉक्स में यस लिख कर जाइए। सब देखिए कमेंट करते रहिए, इससे ताकि मैं जब बाद में वीडियो को एनालिसिस करूं, आपके कमेंट को पढूं, तो आपके कमेंट को मैं लाइक कर सकूं और आपके कमेंट को देख सकूं कि भैया कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो में दिल लगाकर देख रहे थे। तो अगर इस वीडियो में आप पूरा मन लगा रहे हैं, दिल लगा रहे हैं, तो आप कमेंट करते रहिए, इससे थोड़ा सा आप एक्टिव रहेंगे। कमेंट करने से ना एक्टिवनेस आती है, आप एक्टिव रहेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, बदलना है सिंपल में। जब भी सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात आ जाए तो भैया मेरे जहन में टक से एक बात आती है, क्या आती है? क्या? सिंथेसिस। जी साहब, सवाल सिंथेसिस का है। दो सवाल मिलेगा, एक को बदलना है आपको, मैं दोनों बदल के दिखा दे रहा हूं। एक सवाल जो ऊपर दिया हुआ है उसको बदलना है किसमें? सिंपल सेंटेंस में। सवाल कैसा? यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। दो अलग अलग सेंटेंस है साहब, इन दोनों को जोड़कर आपको एक बना देना है। तो बेहद आसान ये है सवाल। आपने सिंपल सेंटेंस में एक छोटा सा नियम पढ़ा है साहब, इन्फिनिटिव का वर्ब से पहले टू लगाइए, इन्फिनिटिव में बदल जाता है। और करना क्या है? आपको पहले लिखना है यू मस्ट वर्क हार्ड। भैया आप कठिन मेहनत क्यों कर रहे हैं? टू सक्सीड, भैया सफल होने के लिए कर रहे हैं, यही इसका आंसर था। तो याद रहे, जब भी सेंटेंस में दो अलग अलग काम दिखाया जाए और आपको सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए कहा जाए, और अगर पहला काम दूसरे काम का रिजल्ट हो, फल हो, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं इन्फिनिटिव का। अब मैं कठिन मेहनत क्यों करता हूं साहब? सफल होने के लिए करता हूं, यानी एक दूसरे का रिलेशन बन रहा है, इसलिए इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। टू लगाकर आप उसको बदल दीजिए, सवाल को इसी तरह आप बदल देंगे। उम्मीद है ये आसान सवाल था, आपको समझ में भी आया होगा। He is certain of being able to help his friend, बदलना किसमें साहब? कॉम्प्लेक्स में। इससे पहले मैंने आपको मॉडल पर वन वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने की बात आए तो एक ट्रिक याद रखिएगा। सबसे पहले आप दैट लगाकर इस सेंटेंस को चेक करिएगा। दो सेंटेंस बनेगा, बीच में कनेक्टर लगाना है, तभी वो कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। अब जब भी आप इसको बदलने जाएंगे साहब तो कुछ इस तरह से बदलेंगे, ही इज सर्टेन, यानी उसे निश्चित है, उसे पूरा विश्वास है कि वो अपने दोस्त की मदद कर सकता है, वो अपने दोस्त की मदद करेगा। दैट क्या लगाना है साहब? वह निश्चित है, उसे पूरा विश्वास है कि वो अपने दोस्त की मदद करेगा। दैट ही, यानी दूसरे सेंटेंस के दूसरे क्लॉज का जो सब्जेक्ट लेना है, जो पहले क्लॉज का सब्जेक्ट है उसी को ले लेना है। अब यहां देखिए, मैं विल लगा सकता हूं, लेकिन याद रहे विल नहीं लगाना है, वुड लेगा, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट का है और इनडायरेक्ट में हम विल का क्या कर देते हैं? वुड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे साहब? वुड, आगे आपको बी ऐड करना है, यानी दैट ही वुड बी एबल, ही वुड बी एबल, ही वुड बी एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, हेल्प हिज फ्रेंड, यही इसका सॉल्यूशन है। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, नीचे एक सेंटेंस है उसको बदलना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का नाम आते ही मेरे दिमाग में टक से एक शब्द अलार्म की तरफ बज जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्म करना, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। एक सेंटेंस एक्टिव का है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आइए सेंटेंस देखा जाए।
शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। बहुत आसान सवाल, मुझे तो लगता है कि ये सवाल मुझे बिना हल किए आगे बढ़ जाना चाहिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए देखते हैं। शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। याद है किसी भी सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस को देखने के बाद आपको सबसे पहले दो काम करना है। एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, दूसरा एक मुझे टेंस में परिवर्तन करना है। टेंस में परिवर्तन करने के लिए आपको पता करना होगा कि हमारा सेंटेंस किस टेंस में है। आइए, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब फर्स्ट, ये है वर्ब सेकंड यानी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और ये है मेरा ऑब्जेक्ट, ये एक्स्ट्रा वर्ड है जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं साहब। ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम देखिए, यहाँ पे इज के साथ आईएनजी लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब आप मुझे ये भी बताइए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदलता है। कमेंट बॉक्स में जितने बच्चे देख रहे हैं पहले तुरंत हमको ये बताएं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलता किसमें है। तो भैया आप भी जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर मुझे कहीं मिल गया, मतलब इज एम आर अगर मुझे कहीं मिल गया, तो मैं उसमें क्या ऐड कर सकता हूँ साहब, बीइंग ऐड कर सकता हूँ। ऐड कर देता हूँ, कर सकता हूँ नहीं, कर दूंगा। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में बदल दूंगा। आइए अब इसको चेंज किया जाए साहब। नियम तो हम जानते हैं, थोड़ा सा नियम पे हमने डिस्कस भी किया। अब आइए इसको चेंज करते हैं साहब। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या था साहब, ऑब्जेक्ट इसमें था अ लेटर, ये पहले आ जाएगा। अ लेटर सिंगुलर है। इज के साथ मैंने कहा किसको ऐड करेंगे, बीइंग को ऐड करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद रिटन है, इसके बाद बाई लगेगा, आप जानते भी हैं बाई। बाई के बाद सी, सी का क्या कर देंगे, हर, चेंज हो गया। लास्ट में ये जो एक्स्ट्रा वर्ड बचा इसी को ऐड कर दीजिए आप, टू हर फादर, टू हर फादर। और ये इसका क्या है साहब, आंसर है। तो जरा आप मुझे बताइए कितने बच्चों का यही आंसर था। इस आंसर को अपने आंसर से मैच कराइए और बताइए कितने बच्चों का ये आंसर सही था साहब। अगला सवाल, श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, बदलना सुपरलेटिव डिग्री में। इसका मतलब भैया, सुपरलेटिव का मतलब भैया एक की तुलना अब सबसे होगी, यानी श्याम भैया टॉलर किसी दूसरे बॉय से नहीं है, बल्कि श्याम ही है जो सबसे बड़ा लड़का है, सबसे बड़ा बच्चा है क्लास का। यानी बहुत ही आसान है इसका आंसर, श्याम इज, और सुपरलेटिव से पहले द लगाइएगा साहब, भूलिएगा नहीं। एक भी नियम को साहब भूलिएगा नहीं, मेरे सारे नियमों को याद रखिएगा। श्याम इज द क्या करें, टॉलर, टॉलर का हम लोग बनाएंगे क्या, टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये है इसका सॉल्यूशन। सवाल वैसे आसान था। आगे क्या करें, डी भैया, डी, डी का मतलब ये है साहब, ये सवाल अब आपको मिलेगा सिंटैक्स, वही सिंटैक्स ही मेरा बचा था। यानी अब ये सवाल में करेक्शन ढूंढना है। जहां भी करेक्शन ढूंढने का नाम आ जाए तो मेरे दिमाग में अलार्म की तरह टक से क्या बचता है साहब, सिंटैक्स बचता है। पहला सवाल क्या कह रहा है, माय फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी, जूनियर देन मी। एक छोटा सा मैंने आपको नियम बताया है कि कब आप देन लगाएंगे, कब आप टू लगाएंगे। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए कि देन का इस्तेमाल कब होगा और टू का इस्तेमाल कब होगा, फिर मैं आगे बातचीत करूंगा। मैं 5 सेकंड के लिए वीडियो में ऐसे ही बना रहूंगा, ऐसे ही मैं मौन व्रत हो जाता हूं। पहले आप मुझे बताइए कि कब आप देन लगाते हैं और कब आप टू लगाते हैं, बताइए साहब। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, फिर मैं बाद में चेक करूंगा। हालांकि लाइव क्लास होता तो कमेंट देखता रहता, लेकिन अभी वो चीजें हमारे पास अवेलेबल है नहीं कि मैं लाइव चला सकूं। लेकिन जल्द ही अगर आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट मेरे इस चैनल पर अगर बनेगा तो मैं जरूर एक दिन आपको शानदार लाइव क्लास दूंगा। बताइए साहब, इससे पहले तो हमारे पास ग्रीन बोर्ड था, तो बड़ी मुश्किल से मैं डिजिटल बोर्ड ले आया। तो ग्रीन बोर्ड से डिजिटल बोर्ड का सफर मैंने बड़ा जल्दी तय कर लिया। एक दिन हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो बताइए साहब, बता चुके होंगे आप, ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है, ऐसे सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद। देन का प्रयोग आप तब करते हैं साहब जब आपको सेंटेंस में, यानी वो सुपरले, यानी वो कंपैरिजन, यानी वो डिग्री के शब्द में ई आर लग जाए, यानी एडजेक्टिव के शब्द में जैसे ई आर लग जाए। जैसे अगर टॉल है, टॉलर लग गया तो यहाँ देन का इस्तेमाल होगा। अगर किसी शब्द में आई ओ आर है, जैसा कि इस सेंटेंस में आया है आई ओ आर, तो आप क्या लगाएंगे साहब, टू लगाएंगे। इसका मतलब करेक्शन कहाँ था,
देन हटाइए, टू लगाइए, और यही आपका क्या था साहब, करेक्शन था। दूसरा सवाल जरा देखिएगा साहब, डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। बेहद आसान सवाल, ये सवाल सिंटैक्स के नाउन से है, और मुझे ऐसा लगता है कि नाउन का पहला नियम से सवाल पूछा गया है, जो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया है। कुछ ऐसे एनिमल्स जिसके लास्ट में एस कभी नहीं लगता, उनका प्लूरल तो बनता है, लेकिन उनका प्लूरल उस शब्द में एस लगाने से नहीं बनता। दूसरा मेथड है प्लूरल बनाने का। यानी इस सवाल का आंसर पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर इसमें करेक्शन कहाँ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पहले बता दीजिए कि सर इस सवाल में ये करेक्शन है। करेक्शन आप बता भी चुके होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो डियर है साहब, इसमें कभी एस ऐड नहीं होता, इसको सिंगुलर में काउंट करते हैं, और इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। यानी डियर्स आर को आप चेंज कर देंगे डियर इज में, बाकी सब ठीक है, और यही इसमें करेक्शन था साहब। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन होमोफोन से है, और होमोफोन्स का मतलब हम लोग जानते हैं भैया कि जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो, मीनिंग डिफरेंट हो, और जिनके प्रोनाउंसिएशन का साउंड सेम हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं। एग्जाम में दो आपको मिलेगा, अटेम्प्ट एक ही करना है, और पहला आपको मिला है बर्थ, दूसरा मिला है कॉम्प्लीमेंट। दोनों का स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है, दोनों की स्पेलिंग में अंतर है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एल ई है, यहाँ पे एल आई है, दोनों के स्पेलिंग में मीनिंग में डिफरेंट होगा, लेकिन साउंड सेम निकलेगा। बर्थ बर्थ, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, दोनों में से एक ही आपको अटेम्प्ट करना है। इस बर्थ का मतलब होता है साहब जन्म, और इस बर्थ का मतलब होता है सीट। जैसे ट्रेन में सीट होती है, हम लोग जो टिकट बुक करते हैं तो कहा जाता है कि मेरा लोअर बर्थ में सीट हमको टिकट मिला है। जैसे माई सिस्टर गिव बर्थ, मेरी सिस्टर ने जन्म दिया क्या, टू अ ब्यूटीफुल बेबी, एक सुंदर बेबी को मेरी सिस्टर ने जन्म दिया। तो बर्थ, इस बर्थ का मतलब साहब जन्म, इस बर्थ का मतलब सीट। जैसे आई हैव अ लोअर बर्थ इन द ट्रेन, यानी ट्रेन में जो मेरी टिकट है वो लोअर बर्थ में है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करने वाला, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पूरक। जिसको क्या बोलते हैं साहब, जिसको बोलते हैं पूरक। और इस कॉम्प्लीमेंट जिसमें आई है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। जैसे हम लोग जो टाई लगाते हैं, अपने ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस के ऊपर टाई लगाते हैं, ये टाई उस ड्रेस का कॉम्प्लीमेंट है, उस ड्रेस को पूरा कर रहा है कौन, टाई। इस कॉम्प्लीमेंट का एक सेंटेंस मेकिंग, जैसे मिल्क इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस डिश, जो दूध है वो इस डिश को पूरा कर रहा है, इस डिश का पूरक है। आगे इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा करना, अर्थात ही गिव मी अ कॉम्प्लीमेंट, उन्होंने मेरी प्रशंसा किया, उन्होंने मुझे एक प्रशंसा दिया ऑन माय वर्क, मेरे काम पे। तो ये साहब होमोफोन्स था। ये याद रहे, आपको एग्जाम में दो मिलेगा, और दो में से कोई एक आपको करना है, और मैंने आपको दोनों हल करके दिखाया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ट्रांसलेशन पर। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। मुंशी प्रेमचंद, ये जो ट्रांसलेशन आपको मिला है, ये मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी करवाया है। आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस हिंदी पैसेज को पूरा लिखना है, लिखने के बाद इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। मैंने इसके आंसर को भी नीचे लिख दिया है। तो पहले इसके हिंदी पैसेज को मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके बाद में इसको लिख लीजिएगा, पहले इसको सुन लीजिए। उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। यहाँ शायद अंधविश्वास होगा। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। आइए जानते हैं इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। अब मुझे इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा टेंस की आवश्यकता पड़ेगी। पहली लाइन में लास्ट में ता ती आया है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव हम सब जानते हैं। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या डज। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू लगता है। वही डू या डज ये डिपेंड करेगा। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, मुंशी प्रेमचंद को कौन कौन नहीं जानता, इसका मतलब है एक एक की बात हो रही है, और एक एक की जब बात हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का वहां पे सेंस निकलता है,
अर्थात यहाँ पे जो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है साहब, डज आया है। अर्थात हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद, कि मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता। आगे है अधिकाधिक, अधिकाधिक का मतलब होता है अधिक प्लस अधिक, यानी मोर एंड मोर। पीपल हैव रीड हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स, मतलब कहानियां और उपन्यासों को पढ़ा है। अगली लाइन है कि कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। अर्थात हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स गिव अ ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, किसके भैया, ऑफ द पुअर, यानी वही गरीब लोगों की, एंड मिडिल क्लासेस फैमिलीज, यानी मिडिल क्लास फैमिलीज लिविंग इन विलेजेस, जो गांव में रहते हैं उनकी झलक मिलती है। ही हैज रिटन अबाउट विलेजेस, उन्होंने गांव के लोगों पर लिखा है। कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज पर लिखा है। सोशल एविल्स का मतलब होता है सामाजिक बुराई पर लिखा है। ऑपरेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड सुपरस्टिशंस ओपनली, यानी जमींदारों के अत्याचार, और सुपरस्टिशंस का मतलब है अंधविश्वास, यानी इसके बारे में ओपनली उन्होंने एकदम खुलकर लिखा है। ही प्रूव, उन्होंने सिद्ध किया है कि लिटरेचर इज द फिलोसफी ऑफ सोसाइटी, यानी साहित्य समाज का दर्पण है। सेक्शन सी लिटरेचर, याद रहे इसमें जो क्वेश्चंस अब आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन कोई न कोई क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, यानी राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण में लाने के लिए क्या क्या किया। क्वेश्चन देखते ही आपके मन में टक से एक चैप्टर आया होगा, इंडिगो, यानी ये क्वेश्चन इंडिगो चैप्टर से था। देखिए 24-25 में पूछा है, ऐसी संभावना है कि कॉमा लग के अगली बार क्या हो जाए, 26 हो जाए, इसलिए साहब इस क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। गांधी जी से पहले राजकुमार शुक्ला मिलते हैं, उन्हें अपने गांव की समस्या बताते हैं और बताते हैं कि मैं भी एक शेयर क्रॉपर हूं और हमारे गांव में, हमारे चंपारण में इस तरह की समस्या है, पूरी समस्या से अवगत कराते हैं। फिर उस गांधी जी को लगता है कि नहीं, चंपारण हमें जरूर चलना चाहिए, चंपारण के लोगों के साथ, वहां के शेयर क्रॉपर के साथ, बाकी ये जो ब्रिटिशर लोग हैं ये गलत कर रहे हैं। और गांधी जी को जब ऐसा लगा तो गांधी जी ने फिर निर्णय लिया कि नहीं, हम चंपारण जरूर आएंगे। तो इसका क्वेश्चन का ये जो आंसर है साहब, ये आंसर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला जो और करके सवाल आपको मिलेगा, इसमें 2 सवाल मिलेंगे, 2 में से एक ही आपको करना है। और करके जो सवाल मिलेगा वो कह रहे हैं कि व्हाट डू द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। अब आप मुझे ये बताइए, और ये पहले देख लीजिए कि सवाल 23, 24, 25 लगातार 3 बार पूछा गया है। हो सकता है कॉमा लग के यही सवाल 26 में पूछ दिया जाए, पता नहीं कौन सवाल 26 में पूछेगा, इसलिए साहब सभी सवालों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब ये सवाल देखने के बाद आप मुझे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए ये सवाल, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। तो आपको एक चैप्टर याद आ रहा होगा, लॉस्ट स्प्रिंग करके एक चैप्टर है, और उसी चैप्टर का ये सवाल है। और पूछा जा रहा है कि इनहैबिटेंट्स, वहां पे जो गार्बेज पिकर लोग हैं, वहां पे जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, जो सीमापुरी में रहते हैं, दिल्ली बॉर्डर से लगा हुआ एक इलाका है सीमापुरी, कहते हैं कि वो लोग अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या करते हैं। और आप भी जानते हैं कि उनका गार्बेज का काम होता है, कूड़ा बीनने का काम होता है, यही उनका मेन प्रोफेशन होता है। तो यही वो अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं। एक बार मैं इसका आंसर भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी बिकम रैग पिकर्स फॉर सर्वाइवल, दे लुक द गार्बेज डंप्स टू लुक फॉर थिंग्स दैट कैन सेल एंड अर्न देयर लाइवलीहुड। तो यही वो लोग करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इसके बाद जो दूसरा सवाल है, मेरा आंसर भी इन दोनों में से आपको एक ही करना है। देखिए 23-24 में पूछा गया, 25 में गए थे, हो सकता है यही सवाल आपको 26 में मिल जाए। क्या कह रहे साहब, व्हाट डिड गांधी जी डू टू इंप्रूव द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण। वही फिर से इंडिगो से सवाल। तो इंडिगो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी का इसमें नाम आया है। गांधी जी ने अपने कैरियर का पहला फ्रीडम मूवमेंट यहीं से शुरू किया था, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो आपको भी पता है कि गांधी जी ने चंपारण की स्थिति सुधारने के लिए, तो वो चंपारण आते हैं, वहां इन्होंने फाइट करना ब्रिटिशर के खिलाफ शुरू किया, और फाइनली वहां के जो लोकल फार्मर्स होते हैं, जो लोकल शेयर क्रॉपर्स होते हैं, उनकी यूनिटी बनती है, और पूरी यूनिटी के साथ लोग गांधी जी का सपोर्ट करते हैं। और फाइनली गांधी बाबा जो प्रपोजल ब्रिटिशर को देते हैं, और फाइनली यही होता है कि ब्रिटिशर उनके प्रपोजल को मान जाता है, और शेयर क्रॉपर्स का जो शेयर होता है, जो इंडिगो की खेती का शेयर होता है, वो उनको बढ़कर मिलता है। यही इसका आंसर है। आंसर आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा साहब। इसके बाद का मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा सीधा।
अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें और करके जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 22, 23, 24, 25 हो सकता है कॉमा लग के इस बार 26 में पूछा जाए। क्या कह रहे साहब, व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर द पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। वही सवाल कि भैया जो सीमापुरी के बच्चे हैं, वो सीमापुरी के बच्चे गार्बेज यानी कूड़ा, यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है कि वो जो कूड़ा है सीमापुरी के बच्चों के लिए, उस कूड़े की क्या उपयोगिता है, कितना मूल्यवान है वो कूड़ा, मूल्यवान है क्योंकि वही वो बीनते हैं, उसको मार्केट में सेल करते हैं, फिर कुछ अर्न करते हैं और उसी से उनका क्या चलता है, सर्वाइवल चलता है। ये गार्बेज को बताते हैं कि ये गार्बेज मेरे लिए गोल्ड का काम करता है और यही इसका आंसर है कि गार्बेज मींस गोल्ड। आगे पूरा आंसर पढ़िएगा, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है वही इसके आंसर में, आंसर राइट डाउन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है साहब कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी दो क्वेश्चन आपको मिलेगा, आंसर आपको कितने में देना है साहब, 80 वर्ड्स में, यानी ये लॉन्ग आंसर है। क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब, क्या वर्णन करना है, हैजर्ड्स यानी खतरा ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। कहते हैं कि जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री है, ये भी जो चैप्टर है साहब, ये चैप्टर उसी द लॉस्ट स्प्रिंग से है, जिसमें एक मुकेश नाम का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें पूछा जा रहा है कि बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में कौन कौन से खतरे हैं, क्या खतरे हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। और इसकी पूरी स्टोरी आपको पता भी है साहब कि उसमें क्या क्या खतरे हैं। एक बार इसको पूरा पढ़िएगा। इसमें दूसरा सवाल, और दो में से आपको एक ही करना है साहब। दूसरा सवाल जरा देखिएगा, कह रहे कि व्हाट डिड डगलस डू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी वो पानी के भय से बाहर निकलने के लिए वो डगलस क्या काम करता है। तो आपको भी पता है उसने बड़ी कोशिश करी और उसने फिर लास्ट में जाके ट्रेनर ढूंढता है और ट्रेनर आता है और फिर उसके फियर को वो बाहर करता है। इस क्वेश्चन के आंसर में यही लिखना है आपको। और किसी भी चैप्टर की आपको स्टोरी अगर पूरा पता होगा तो आंसर लिखने में आपको मदद मिलेगी। और इस क्वेश्चन का आंसर पूरा पढ़िएगा, राइट डाउन करिएगा। मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूं साहब। अब आप जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये आपको मिलेगा साहब पोएट्री से, यानी एक आपको मिलेगा स्टंजा, उस स्टंजा के नीचे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उसका आंसर आपको उसी पैसेज में से ढूंढकर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक पैसेज मिलेगा और इस पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। और मैंने कहा कि आपको किसी भी पैसेज को देखने के बाद सबसे पहले आ जाना है क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें कि व्हाई इज ग्रैंडर एसोसिएटेड विथ द माइटी डेड। इसका आंसर है द ग्रैंडर ऑफ द माइटी डेड लाइज इन द नोबल डीड्स व्हिच कंटिन्यूज टू इंस्पायर अस। दूसरा सवाल मैं आपको दिखा दूं साहब, इस पैसेज को पूरा लिखेगा, क्वेश्चन को नोट करके आंसर को इसी तरीके से आपको लिखना है साहब। व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम। इसका जो आंसर है साहब, मैं आपको सभी क्वेश्चन का आंसर फटाफट आपको दिखा दूं क्योंकि वीडियो हमारी लंबी बन रही है। हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो 1 घंटे से कम का बने, इसलिए आप सीधा क्वेश्चन देखिएगा, आंसर देखिएगा। अभी ऊपर मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया, उसका आंसर है, आंसर आपको ये लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ड्रिंक, और इसका जो आंसर है द ब्यूटी ऑफ नेचर इज सिग्निफाइड हियर एज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग डायरेक्टली फ्रॉम द हेवन। एक पोयम आपको मिला होगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी के नाम से, और ये जो स्टंजा आपको मिला था इसी पोयम से मिला था। इस पोयम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये पोयम हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साहब, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से सवाल हो सकता है आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सेंट्रल आइडिया मिलेगा, 3 सेंट्रल आइडिया। इससे पहले भी मॉडल पेपर में मैंने आपको सेंट्रल आइडिया कराया था, और याद रहे कि शुरू के 2 से 3 सेंट्रल आइडिया आपको करना है। ये हर मॉडल पेपर में मैं आपको नहीं बताऊंगा, शुरू के 2-3 सेंट्रल आइडिया मोटी मोटा आप याद कर ले, उसमें से कोई एक आपको मिल जाएगा। आपको 3 मिलेगा, जैसे इसमें माय मदर एट 66, कीपिंग पॉइंट एंड जेनिफर्स टाइगर्स, ये 3 आपको मिलेगा, 3 में से कोई एक आपको करना है। इससे पहले वाले मॉडल पर अगर आप देखेंगे, नहीं देखे तो वो जरूर देख लीजिएगा, उसको इसमें से 2 मैंने एक्सप्लेन किया है शायद, और आपको 2-3 याद करना, उसमें से कोई एक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा साहब, ये सप्लीमेंट्री का सवाल है कि व्हाट प्रेडिक्शन
बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 आप मिस नहीं कर सकते साहब। यहां से एक सवाल बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, कि व्हाट प्रेडिक्शन was made by the astrologer about the tiger king, कि टाइगर किंग के लिए वो जो एस्ट्रोलॉजर वहां पे आए थे, जो वहां पे भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषी आए थे, उन्होंने क्या भविष्यवाणी की। और आपको भी पता है कि यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। मोटी मोटा मैं आपको बताऊं तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि ये आपके राजा की मृत्यु बहुत कम उम्र में ही हो जाएगी और 100वें टाइगर से होगी। यही इसका आंसर है। पूरा आंसर आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए साहब। ये देखिए 22, 23, 24, 25 हो सकता है कॉमा लग के इस बार क्या हो जाए 6 यानी 26 में भी ये सवाल साहब पूछा जाए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। इसके बाद जो दूसरा सवाल और करके दिया हुआ है, और करके जरा आप देखेंगे कि व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड डॉक्टर सदाउस फादर टू सेंड हिम टू अमेरिका। सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 23, 24, 25 हो सकता है कॉमा लग के इस बार 26 में आ जाए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये मॉडल पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। तो सवाल क्या कह रहे कि व्हाट सर्कमस्टेंसेस यानी वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसने डॉक्टर सदाऊ को फोर्स, डॉक्टर सदाऊ के पिता को फोर्स किया टू सेंड हिम, उसे भेजा अमेरिका। कहां? अमेरिका। किस बात के लिए भेजा था सब आपको भी पता है कि वो जो सदाऊ के पिताजी थे वो चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, और वो उसे अमेरिका इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो एक सर्जन बने, एक डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के बाद लोगों की सेवा करे। और वही इसके आंसर में है। हु, इसके बाद जो सवाल है हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है? हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, और वो डेरी लैम के बारे में पूछा जा रहा है और कह रहा है कि हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, और वो उसके गार्डन में कैसे आया। सवाल कितना इंपॉर्टेंट है साहब, 23, 24, 25 हो सकता है 26 में मिल जाए। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया साहब ये वो क्वेश्चन है जो आपको बार बार पूछे जा रहे हैं, लगातार पिछले 3-4 साल से पूछे जा रहे हैं। हो सकता है इस साल भी आपको मिल जाए जी। इसके बाद का जो दूसरा सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, लिटरेचर का हर सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है साहब, लिटरेचर का हर सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए 22, 23, 24, 25 हो सकता है 26 में मिल जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं साहब कि लिटरेचर का हर सवाल आपके लिए इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी सवाल को स्किप ना करें, आंसर को जरूर लिखिएगा। कह रहे कि हु वाज हाना, हाना कौन है? हाउ डिड हाना मीट सदाऊ, यानी वो हाना सदाऊ से कैसे मिली। आप भी जानते हैं कि दोनों एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के बाद दोनों की मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद क्या क्या होता है ये सारी बातें आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखिएगा, इसी सप्लीमेंट्री के दो बड़े सवाल और दो में से कोई एक आपको करना है। पहला सवाल जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं भैया कि व्हाट impression do you form of Dr. Sadao both as a doctor and a human being on the basis of the story The Enemy। आप जानते हैं कि द एनिमी में एक सर्कमस्टेंसेस जिसका नाम साहब मोरल डिलेमा है, और यही सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होती है किसके साथ? डॉक्टर सदाऊ और हाना के साथ। कहते हैं कि मेरी दो ड्यूटी है, एक तो मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर होने के नाते मेरी पहली ड्यूटी है कि मैं लोगों की जान बचाऊं। दूसरा, मैं देशभक्त हूं और देशभक्त होने के नाते मेरी पहली ड्यूटी है कि मैं पहले देश की सेवा करूं, बाद में लोगों की सेवा करूं। और ये मोरल डिलेमा में फंस जाता है बेचारा कि मैं पहले इस जो ये अमेरिकन सोल्जर है, जो एनिमी है, ये जो डेडली बॉडी लेकर आया है, पहले मैं इसकी जान बचाऊं, या ये हमारा एनिमी है मैं इसको पुलिस के हवाले करूं। फाइनली वो डॉक्टर सदाऊ अपने पहले ड्यूटी जो डॉक्टर होने के नाते होता है उसको पहले वो फुलफिल करता है, और फिर उस एनिमी को पुलिस के हवाले नहीं करता है, और उसे बहुत अच्छे से रात में, आप जानते हैं पूरी स्टोरी आपने पढ़ी भी है कि उसे वो रात में एस्केप कर देता है। यही पूरे आंसर में है। इसके बाद जो दूसरा सवाल है मेरा, इसके आंसर को आप लिख लीजिएगा, मैं आंसर आपको दिखा दूं, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर लिख लीजिएगा। इसके बाद का जो सवाल है भैया कि हाउ डिड महाराजा फुलफिल हिज वो का मतलब होता है प्रण, कि उसने अपना प्रण कैसे पूरा किया। कि व्हाट डेंजर्स क्या क्या खतरे डिड ही फेस व्हाइल फुलफिलिंग इट, और वो जब ये पूरा कर रहा था अपना प्रण तो उसको कौन कौन से खतरे मोल लेने पड़े। और ये सवाल पूछा गया है 24 में, हो सकता है ये सवाल आपको 26 में मिल जाए। इसीलिए बार बार मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, लिटरेचर के जितने भी सवाल इस मॉडल पेपर में ऐड किए हैं मैंने, वो जरूर आप देख के जाइएगा, और वहां से कोई न कोई एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। और आपको भी पता है
कि उसने जो प्रण लिया था कि मैं 100 टाइगर जरूर मारूंगा, और उस 100 टाइगर को मारने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया, यही आपको अपने आंसर में लिखना है। तो गला थोड़ा सूखा, लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ गला सूखा है, मर थोड़ी रहा हूं। गला सूखने से व्यक्ति मर थोड़ी जाता है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर पा रहा हूँ। अपना ऑफलाइन क्लास बंद करने के बाद भी मैं इसी जेम्स एकेडमी के चैनल के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत हेल्प इसी चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, और ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ और मेरा काम ही है पढ़ाना, चाहे वो ऑफलाइन तरीके से चाहे वो ऑनलाइन तरीके से। इसलिए आज के वीडियो में हमने बस इतना ही डिस्कस करना था। बाकी अब आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी बनती है साहब, इस वीडियो को पूरा आपने देखा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ना भी शेयर करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें साहब। अगर आप वीडियो में अगर कोई कमेंट अगर आपने नहीं किया है तो कम से कम जाते जाते इतना आप बता दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो इस मॉडल पेपर 2 में जो मैंने क्वेश्चंस ऐड किए थे वो क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए साहब। और अब हम लोग मिलेंगे अपने मॉडल पेपर 3 में। एग्जाम से पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं आपको 5 मॉडल पेपर दूं। ये दूसरा मॉडल पेपर है, इसके बाद 3 4 5 आना अभी बाकी है। सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये वीडियो बन रहा है, ये वीडियो अगर आप पूरा देख के जाएंगे तो पूरा वादा है, पूरा यकीन है मुझे कि आप बोर्ड एग्जाम में शानदार करके आएंगे। तो भैया बस इतना ही कहना था, और थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए साहब। इससे भी मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, एक साहस मिलता है, और मुझे अगर साहस मिलेगा तो मैं आगे ये इस काम को कंटिन्यू रखूंगा। ये आपका अपना चैनल है, ये आपके इरफान सर आपके अपने सर हैं, तो थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा अफेक्शन आप इस चैनल को दीजिए, इस छोटे से टीचर को दीजिए, ताकि ये टीचर भी एक दिन बड़ा टीचर बने। और मेरा सपना भी है कि मैं एक बड़ा टीचर बनूं, एक ही मेरा बड़ा सपना है अब कि मैं एक बड़ा टीचर बनूं, इंग्लिश का एक बड़ा टीचर बनूं। तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा साहब वो आप लोगों का होगा। इसलिए साहब बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, बस इतना ही बोलना है साहब कि जाग जाइए, उठ जाइए, तेजी के साथ दौड़िए, इतनी तेजी के साथ दौड़िए कि आप अपने गोल को, बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो गोल है आपका वो आपको जरूर मिले। और बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठे सारा क्वेश्चन आपको समझ में आए, पूरा अच्छे से आप लिख कर आइए, और जिस दिन आपका रिजल्ट आए तो आप आपके माँ बाप से ज्यादा कौन खुश हो, मैं खुश हूं, और मुझे खुशी इस बात की मिलेगी भी। मुझे पूरा आपसे ये उम्मीद है कि आप मुझे खुश करेंगे। तो बस भैया आज के वीडियो में बस इतनी ही बातचीत आपसे करनी थी। मिलेंगे मॉडल पेपर 3 में। थैंक यू सो मच।